नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक पूरे वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास। यदि आप किसी भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक देखें। और आज का यह दूसरा पार्ट है। पहले वीडियो में हमने प्राचीन भारत का इतिहास कवर किया है। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्ला के नेतृत्व में। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? सही उत्तर है मुल्तान स्वर्ण नगरी पर। भारत में जजिया कर लगाने का प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? उत्तर है तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलप्तगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदुशाही शासक को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है जयपाल को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक था भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य स्थापना करना था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था। अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद, उतबी द्वारा किताबुल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1175 ईस्वी मुल्तान में। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? भीम द्वितीय या मूलराज के द्वारा। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। मोहम्मद गौरी पराजित होता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा और फिर से वह आक्रमण करता है 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजित हो जाता है और यहाँ से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है भारत में। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई? मोहम्मद गौरी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यलदौद, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, हमें एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह कवर कर रहे हैं और इसे पूरे वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर किया जा रहा है। अब है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है 1200 से 1526 ईस्वी तक। मुगल स्थापित होने के पहले तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो वंश स्थापित हुआ उसे कहा जाता है एलबरी वंश या गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे आखिरी में लोदी वंश। गुलाम वंश की बात करें तो सबसे पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दास था और उसने राजधानी लाहौर बनाई। ये अपन आगे डिस्कस कर लेंगे।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक रहता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने सम्मी व बलवन ने बलवनी वंश की स्थापना की थी। अब शुरू करते हैं हम गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? लाहौर स्थान पर किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मालिक और सिपह सलार का पद धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए लाल बख्श की उपाधि दी गई थी। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर तुर्कान चहलगानी चालीसा दल का गठन किया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? अमीर आखूर, जो कि सैन्य पद होता था, सैन्य प्रमुख पद होता था। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए ममलिकात पद का सृजन किया गया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायब ए ममलिकात पद पर नियुक्त किया? नसीरुद्दीन महमूद। बलवन को उलूम खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? बलवन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान बलवन था। बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलवन था। बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा। अगला वंश है खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड है 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई। रक्त एवं लौ की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप्त। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पे कराया था? बलवन के राजमहल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के लिए के साथ साथ नए धन की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? गुजरात के शासक रायकर्ण। अलाउद्दीन का सेनापति मलुक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा
1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां के शासक थे राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। सबसे पहला है देवगिरी, यहाँ के शासक थे रामचंद्र देव। अभियान का नेतृत्व, सभी अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया था 1307 ईस्वी में। इसके बाद वारंगल, शासक थे प्रताप रुद्रदेव। द्वार समुद्र, शासक थे वीर बल्लाल तृतीय पांड वीरपंड। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा, चराई कर तथा गृह कर, घड़ी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पर किया गया है? अलाई दरवाजा, दिल्ली। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के अधिकारी होते थे बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, सहना मंडी बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक, मुहनियान गुप्तचर कहलाते थे। मलिक मोहम्मद द्वारा रचित पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह का दूसरा अंक, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की, और एक पूरे वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर करेंगे। आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आगे है तुगलक वंश। कार्यकाल माना जाता 1320 से 1414 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, गाजी मलिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन। 1326-27 में तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। यह योजना असफल रही। वर्ष 1335 से पुनः दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ा। दोआब के कर में वृद्धि, यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने का जनता उसका साथ नहीं दे सकी। फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1330 में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान अभियान। खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था, और यह योजना असफल। कराचिल अभियान। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना असफल रही। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नए विभाग के सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1333 ईस्वी में। रहला नामक पुस्तक का रचना कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। महत्वपूर्ण
तथ्य दोस्तों, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा तथा 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से अलग होकर हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान 1351 में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए, दीवान इस्तेहाक पेंशन देने के लिए, दीवान खैरात असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। आगे है सैयद वंश। टाइम पीरियड माना जाता है 1414 से 1451 ईस्वी तक, और इसके बाद आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। 1414 में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी के द्वारा। लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी का शासनकाल रहा 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? गजे सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। सल्तनत कालीन कुछ वंश हैं। मामलुक वंश 1206 से, मामलुक वंश गुलाम वंश कोई बोला 1206 से 1290। शासनकाल 84 वर्ष और संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश 1290 से 1320। शासनकाल 30 वर्ष। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। तुगलक वंश 1320 से 1414। शासनकाल 94 वर्ष। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश 1414 से 1450। शासनकाल 37 वर्ष। खिज्र खां संस्थापक। लोधी वंश 1451 से 1526। शासनकाल 76 वर्ष। बहलोल लोधी। सबसे कम शासन किया खिलजी वंश ने कुल 30 वर्ष और सर्वाधिक शासन किया तुगलक वंश ने 94 वर्ष। दिल्ली सल्तनतों के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों तथा न्यूनतम शासक काल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुई थी? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? राणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किन शासकों ने किया? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा वर्ग को। किस भारतीय में संगीत यंत्र
तबला एवं सितार का प्रचलन किया था अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता? अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। आगे है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बताया गया दोस्तों वर्ष 1336 में हरिहर तथा बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासन को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह। 4 वंश हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में: संगम, सुलभ, तुलुभ, अरविडु। संस्थापक है संगम के हरिहर प्रथम, सुलभ वंश सुलभ नरसिंह, तुलुभ वंश वीर नरसिंह और अरविडु को तिरमन। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। कृष्ण देवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा या राक्षस तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। जब विघटन होता है विजयनगर साम्राज्य का, और उसमें कौन कौन से होते हैं? बरार, इमाद शाही राजवंश, बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निजाम शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही और बीदर बरीद शाही। और ये बाद में सभी मुगल साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं ये सभी आज। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश और कुछ विदेशी यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं, उन पर नजर डालते हैं। यात्री है निकोलो कॉन्टी, इटली से आया था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। विजयनगर शहर का वर्णन करता है। अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर सचिवालय का वर्णन करता है। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन करता है। बारबोसा, यह भी पुर्तगाली पर्यटक था, यात्री था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आते हैं। और विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का वर्णन करता है बारबोसा, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली थे, सदाशिव राय के शासनकाल में आते हैं और विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करते हैं। नूनीज पुर्तगाली था, इसने भी अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आता है और सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। निकितन रूसी यात्री है, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आता, विजयनगर की असमानता का वर्णन करते हैं। प्रथम विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी। होयसैलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हेलबिड। विजयनगर की वर्तमान राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से प्राप्त होते हैं? हम्पी के खंडहरों से। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्रदान किया है विजयनगर राजाओं द्वारा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर नजर डालते हैं। दीवान मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके शासन कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तेलंग ब्राह्मण खान ए जहां। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई कर पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार: जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, जकात मुस्लिमों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर होता था। खम्स लूट से प्राप्त धन, इसमें 1/5 हिस्से पे सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी में इसे में परिवर्तन कर दिया गया था, उल्टा कर दिया गया था। खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था।
सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासन के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांगे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल कहलाती थी। जबावित का संबंध राजकीय कानून से होता था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। सल्तनत काल के प्रमुख महत्वपूर्ण विभाग हैं। दीवान वजारत वित्त विभाग होता था। दीवान रियासत नियंत्रण विभाग। दीवान मुस्तकरात कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ किया जाने वाला विभाग था। दीवाने को ही कृषि के लिए विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका गठन किया था। दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन के द्वारा। दीवाने रिसालत विदेश विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस-ए-खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी आरिज मुबालिक सैन्य विभाग का प्रधान बरीद मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रधान सद्र उस सुदूर, धार्मिक विभाग का प्रधान अमीर ए आखूर, असुख साला का प्रधान सर ए जानदार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख अमीर ए हाजिब, दरबारी शिष्टाचारों के नियम को लागू करने वाला। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म एटा पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ है? बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अल-बरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। महत्वपूर्ण स्थापत्य हैं इमारतें। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश। हौज ए शमसी व शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बलबन। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं दिल्ली सल्तनत में। साहित्य संगीत राजा राणा कुंभा, रागमाला पुंडरीक विट्ठल, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख दिल्ली अमीर खुसरो, तारीख मोहम्मद विहमद खान, तारीख हिंद अल-बरूनी, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बरनी, खजानुल फुतूह अमीर खुसरो, तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज रफीक, तुगलकनामा अमीर खुसरो, फुतहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह, तारीख यामनी उतवी, तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज, रहला इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? फतवा ए जहांदारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? सितार। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली को जन्मदाता किसे कहा जाता? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। किस राजपूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने।
लाहौर को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह की बात कर रहे हैं, जिसमें एक वीडियो में पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर किया जा रहा है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आगे है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है, दुखों से भरा हुआ है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमरमूल। महत्वपूर्ण सिलसिले हैं और उनके संस्थापक: चिश्ती सिलसिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी सिलसिला शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन नक्शबंदी बाकी बिल्ला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? विशिष्ट द्वैतवाद। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? संत रामानंद का। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? शंकर देव ने। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान। कुछ सूफी संत हैं, उन्हें महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई हैं। शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग दहलवी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद, बंदानवाज सैयद मोहम्मद गेसुदराज को। दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नैनार। इनमें कुल संतों की संख्या 13 संत एवं विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा गया। संतों की संख्या 12 है। कुछ प्रमुख मत हैं और उनके प्रवर्तक: अद्वैतवाद प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, भेदावाद भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ, अचित्त भेदाभेदवाद बलदेव, वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति, अविभाग द्वैत विज्ञान भिक्षु। संत एवं उनके संप्रदाय: संत है रामानुजाचार्य संप्रदाय, श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लाल पंथ, गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ वरकरी संप्रदाय, रामदास धरकरी संप्रदाय, मध्वाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकर देव महापुरुषी संप्रदाय, निम्बार्क सनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय, चंडीदास बाउल संप्रदाय, पुरंदरदास दासकूट संप्रदाय, नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ, गुरु नानक सिख संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ व निपक्ष संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, रामानंद रामवत संप्रदाय, श्रीचंद उदासी संप्रदाय, जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय, निरंजन का निरंजनी संप्रदाय, रैदास रैदासी संप्रदाय। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोदी के। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? सूली पर लटकाए जाने के बाद इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है।
तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? गुरु नानक। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम, वर्तमान फिलिस्तीन। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता थे मलिक मोहम्मद जैसी। दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर-ए-अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठें हैं। सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ मैसूर में स्थित है, कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ पुरी, उड़ीसा। शारदा पीठ कृष्ण द्वारिका, गुजरात। और ज्योतिष पीठ विष्णु बद्रीनाथ, उत्तराखंड। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किया था। अब आगे है मुगल वंश। स्थापना होती है बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में और इस पतन होता है 1857। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी। सबसे पहले मुगल शासक के मकबरे जान लेते हैं। बाबर का मकबरा आगरा और काबुल। हुमायूं का दिल्ली। हुमायूं अकबर सिकंदरा आगरा। जहांगीर का लाहौर शहादरा। शाहजहां आगरा। औरंगजेब औरंगाबाद दौलताबाद। तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। तैमूर के 5वें वंशज था बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं का पुत्र हुआ अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां। शाहजहां के 5 औरंगजेब, शाहसवाह, मुराद बख्श और दारा सिकोह। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। बाबर अपने पिता के पक्ष में तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष में चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। बाबर तथा हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी, काफिरों को मारने वाला। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किस मीर बाकी के द्वारा कराया गया था? बाबर के सिपह सलार मीर बाकी द्वारा। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा हराया जाता है। खानवा का युद्ध 1527, राणा सांगा के खिलाफ विपक्ष। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, मेदिनी राय को पराजित करता है। घाघरा का युद्ध 1529, महमूद लोदी। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। सभी युद्धों में बाबर की विजय होती है।
बाबर के आक्रमण के समय अन्य भारतीय राज्य थे। विजयनगर शासक था कृष्णदेव राय, दिल्ली इब्राहिम लोदी, बंगाल नुसरत शाह, मेवाड़ राणा सांग। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर नाम से भी जानते थे। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से आराम बाग या नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था 1532 में। हुमायूं ने कलिंजर का निर्माण अभियान किस वर्ष किया था? 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? शेर शाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध वर्ष 1540 ईस्वी। किस युद्ध में विजयनगर के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। वर्ष 1555 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हो जाती है? पुस्तकालय बाबर द्वारा बनाया गया दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। यह कथन है लेनपुल का। आगे है शेर शाह सूरी। शेर शाह का जो टाइम पीरियड है 1540 से 1545। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई थी। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को मुंसिफ अथवा आमिल कहते हैं। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक बना था शेर शाह सूरी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया? गज सिकंदरी। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने कराया था? शेर शाह सूरी ने। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था। यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? शेर शाह। किस अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई? कलिंजर अभियान 1545 ईस्वी। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने दिल्ली में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही। शेर शाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? 1/3 भाग। शेर शाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर। टाइम पीरियड माना जाता है 1556 से 1605 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में हुआ था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरक खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान ए खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय होती है। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राजा टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। अकबर की विजय क्रम पर नजर डालते हैं।
गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कलिंजर विजय 1570 ईस्वी में, आमेर से संधि 1562 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। अकबर के समकालीन शासक। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी। फ्रांस के सम्राट हेनरी IV 1553 से 1610 ईस्वी। ईरान शाह अब्बास 1588 से 1629। रूस जारईवान वेसिलएविच 1530 से 1584 ईस्वी। अकबर ने बंगाल और बिहार को किस मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहां पर निर्मित कराई गई थी? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया जाता है 1562 में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562। तीर्थ की यात्रा कर समाप्त किया 1563। जजिया कर की समाप्ति की गई 1564। आगरा राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। इलाही संवत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अकबर के नवरत्नों में से तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित हैं? अकबर। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अकबर द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय होती है। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ का किया था? असीरगढ़ का किला खानदेश। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की है? अब्दुल समद। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा मान सिंह। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद प्रदान किया गया था? दीवान ए अशरफ। अकबर की प्रमुख विजय। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी। चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी। मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे और कौन सी दक्षता प्राप्त थी उन्हें? बीरबल कविप्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन नाम था रामतनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल रहीम खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। राजा मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा टोडरमल इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद्भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अजियुद्दीन ये अकबर के निजी हकीम
एवं मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाक्पटुता के कारण ये 9 रत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में 2 प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। आगे है जहांगीर। कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी। वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां, अस्मत बेगम, नूरजहां की मां एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां का पिता आसफ खां, नूरजहां का भाई। उस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर रही? मुगल कालीन चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में। द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किससे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि में किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस। भारत में मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर का जो है काबुल एवं जहांगीर का शाहदरा लाहौर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार किसे कहा जाता? उस्ताद मंसूर को। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर। खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां। मरियम उज्जैनी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? जहांगीर के द्वारा। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया था? अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की मां थी। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? शाहजहां। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा सिकोह। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां। ईरानी तथा हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कांधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां। शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा सिकोह। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। आगे है औरंगजेब। कार्यकाल है 1658 से 1707 ईस्वी तक। दोस्तों, इस वीडियो में हम NCERT सार में आज का टॉपिक है हमारा मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। इस एक वीडियो में पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुउपयोगी होगा। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किन के मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा सिकोह के। मुगल सेना में
सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान सिकोह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? वर्ष 1686 में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा। लंग बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई। शासक बाबर, वजीर और पे थे मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के समय में निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के समय पे सर्वाधिक शक्तिशाली पद होता था बैरम खां। जहांगीर यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय यह पद समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया? औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। उज्जैन। किस मुगल बादशाह को का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विरोध किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? बीजापुर तथा गोलकुंडा। मुगल कालीन सूबों की संख्या। अकबर के समय में 12 सूबे थे। आईने अकबरी सोर्स है और 3 नए जुड़े थे, 15 हो गए थे। 3 नए बरार, खानदेश और अहमदनगर। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे। शाहजहां के समय 18 सूबे थे और औरंगजेब 20 या 21 सूबे थे। इसके समय 2 नए ऐड हुए थे, बीजापुर तथा गोलकुंडा। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल कालीन प्रशासन। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामंगा द्वारा। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलो मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा। संस्थापक अकबर। प्रारंभ 1575 ईस्वी। अर्थ पद या श्रेणी। उद्देश्य प्रशासन का संचालन करना। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे कहा जाता था जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में द्विअस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक था जहांगीर। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी। दीवान ए इंसा सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य। दीवान ए वजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि। दीवान ए कजा न्याय विभाग। दीवान ए बरीत गुप्तचर विभाग। दीवान ए आरज सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग। मुहतसीब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ए डाक गुप्तचर विभाग होता था। दीवान ए तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था।
मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। हर कारा ये जासूस व संदेश वाहक होते थे। वितिक्ची अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा करता था। नाजिर ए बयूतात यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था होती थी। मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में कुशल था? वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तर भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खां। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद। राजकवि और शासक मुल्ला गजाली मसदरी अकबर, तालिब अमूली जहांगीर, अबू तमिल कलीम शाहजहां, कादिसी शाहजहां। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी थी? हमजा नामा। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? हुमायूं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह स्थित है लखनऊ में। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से पहली आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद जिसमें एक विशाल काय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण: शेर शाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया। जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने निर्माण कार्य कराया। जहांगीर महल आगरा अकबर ने निर्माण कराया। अकबरी महल आगरा अकबर, आगरा का महल आगरा अकबर। दीवाने आम फतेहपुर सीकरी अकबर, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी अकबर। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाया गया। मरियम महल फतेहपुर सीकरी अकबर। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर। अकबर का मकबरा सिकंदरा अकबर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा नूरजहां। महावीर का मकबरा शहादरा। जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर नूरजहां। दीवाने खास आगरा शाहजहां। दीवाने आम आगरा शाहजहां। शीश महल आगरा शाहजहां। खास महल आगरा शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां। जामा मस्जिद आगरा शाहजहां। मच्छी भवन आगरा शाहजहां। लाल किला दिल्ली शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। जहानाबाद दिल्ली शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां। दीवाने आम दिल्ली शाहजहां। दीवाने खास दिल्ली शाहजहां। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। मुगल कालीन साहित्य पुस्तक है रामायण। इसका फारसी में भाषा है फारसी, अनुवाद बदायूनी, लेखक का नाम बदायूनी। श्रीमद् भागवत गीता फारसी अनुवाद किया है राजा टोडरमल। योग विशिष्ट फारसी में अनुवाद दारासिको। अथर्ववेद फारसी में अनुवाद सरहिंदी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। पंचतंत्र फारसी में अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद साहबादी। लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है फैजी ने। कलिया दमन का फारसी में अनुवाद अबुल फजल। 52 उपनिषद फारसी में अनुवाद दारासिको। अकबरनामा फारसी में अनुवाद अबुल फजल। बाबरनामा फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना। हुमायूंनामा फारसी में अनुवाद गुलबदन बेग। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा फारसी में अनुवाद तुर्की में अनुवाद बाबर। तुजुके जहांगीरी फारसी में अनुवाद जहांगीर मोतबिद खां मोहम्मद हादी। मुंतखब उल तवारीख फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में अनुवाद मोतबिद खां। मसीरे जहांगीरी फारसी में अनुवाद ख्वाजा कामगार। तबकाते अकबरी फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन अहमद। शाहजहांनामा फारसी में अनुवाद इनायत खां। नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में अनुवाद खफी खां। आलमगीरनामा फारसी में अनुवाद मिर्जा मोहम्मद कासिम। मासिर ए आलमगिरी फारसी में अनुवाद साकी मुस्तैद खां। फतवा ए आलमगिरी फारसी में अनुवाद शेख निजामुद्दीन अहमद। पातशाहनामा फारसी में अनुवाद मोहम्मद अमीन। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के शासन
काल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ कराया। दोहरे गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा सिको, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफी उद्दरजात और आलमगीर दूती प्रथम है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल उस्र। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? आचार्य केशवदास ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि हैं। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रादुरा शैली तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली से निर्मित है? एतमादुद्दौला का मकबरा। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। आगे बढ़ते हैं। मराठा राज्य संघ। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? मराठों के। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? रायगढ़। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मैल्कम। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय होती है। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? ताराबाई। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इससे ही शिविर में जाकर इसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सलहेर के युद्ध में। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान रहते थे। अमात, वित्त मंत्री, सुमंत या दवीर, विदेश मंत्री, सुरनवीस या चिटनीस, पत्राचार विभाग। पेशवा प्रधानमंत्री अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वाक्या नवीस गृह मंत्री, न्यायाधीश न्याय विभाग, सेनापति या सरनौबिस सेना का प्रधान, पंडित राव धर्म व दान विभाग। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि राजा की इच्छा पर्यंत तक थे। विविध। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियार। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर अकबर के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? था जौनपुर। सिर-ए-अकबर महान रहस्य की रचना दारा सिकोह ने की थी। हैदराबाद के स्वतंत्र शासक का संस्थापक चिन किलिश खां था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश
का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने। जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोली वेधशाला का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद, बीजापुर स्थित। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? पारसियों से। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज। सिख संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु नानक, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं और क्या काल रहा उनका, उनकी प्रमुख उपलब्धि। सबसे पहले गुरु नानक, काल 1469 से 1539, सिख धर्म के संस्थापक। गुरु अंगद 1539 से 1552, गुरुमुखी लिपि के जनक, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन। फिर होते हैं तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574, सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों का निर्माण कराया। चौथे गुरु हैं रामदास 1574 से 1581, अमृतसर नगर की स्थापना। पांचवें गुरु होते हैं अर्जुन देव 1581 से 1606, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। छठे गुरु हरगोविंद सिंह 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक, अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित करने के लिए गुरु हरगोविंद को जाना जाता है। सातवें गुरु गुरु हर राय 1645 से 1661 इनका काल है। मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। आठवें गुरु गुरु हरकिशन 1661 से 1664, अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। नौवें गुरु है गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दे दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम तथा 10वें गुरु, इनका जन्म पटना 1666 में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार केस, कंघा, कृपाण, कच्छा एवं कड़ा अनिवार्य किए, गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इस क्रम का यह आज दूसरा वीडियो था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो होगा आधुनिक भारत का इतिहास। धन्यवाद।